गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। इस लेसन में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे कि मुग़ल साम्राज्य आया कब, कौन कौन से राजाओं ने इस पर शासन किया। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। मुग़ल साम्राज्य मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्कृतियाँ और बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ थी, शासन करना एक बहुत मुश्किल का कार्य था। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत या कहे उल्टा कहें, मुग़लों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो केवल अब छोटी अवधियों के लिए ही संभव होता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली, आगरा और से अपने राज्य का जो विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी तक आते आते लगभग पूरे महाद्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। उन्होंने प्रशासन का जो ढांचा था और शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे और एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से पूरे महाद्वीप में उनके बाद आने वाले शासक भी इससे अपने को दूर न रख सकें। आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के जो निवास स्थान है दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। मुग़ल साम्राज्य मध्यकाल में कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जो भारत जैसे महाद्वीप पर, जहाँ पर इतनी विभिन्नताएं, इतनी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो, वहाँ पर शासन करना बहुत मुश्किल का कार्य था। लेकिन अपने पहले के शासकों के बजाय मुग़लों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और उस कार्य को पूरा किया जो केवल छोटी अवधियों के लिए जाना पड़ता था। मतलब छोटे छोटे समय के लिए जो राज्य स्थापित होते थे, बाद में पतन हो जाता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध, 16वीं सदी के ख़त्म होने से इन्होंने अपना जो राज्य का विस्तार था वो दिल्ली और आगरा से आरंभ किया और 17वीं शताब्दी जब ख़त्म होने को हुई थी तब तक पूरे उपमहाद्वीप पर इन्होंने कब्जा या अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन्होंने प्रशासन में अनेक ऐसे ढांचे और कानून लागू किए जो उसके बाद पतन के बाद भी टिके रहे और एक ऐसी धरोहर इस महाद्वीप में स्थापित की जो उसके बाद में आने वाले शासक इससे अपने को दूर नहीं रख सके। आज भी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से, जहां मुग़लों का जो निवास स्थान था, वहां से देश को संबोधित करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो वंशों के शासक थे, दो वंशों के वंशज के शासक थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी बताते हैं। पिता की ओर से वो ईरान, इराक और तुर्की के शासकों के वंशज बताते हैं। मतलब मुग़ल माता की ओर से तो चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया में शासन करता था, उसके उत्तराधिकारी, जबकि पिता की ओर से वे ईरान, इराक और तुर्की के वंशज बताते हैं। परंतु मुग़ल जो थे वो दोनों ही अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि चंगेज़ खान जो था वो, उसकी यादें जो थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, मतलब उनकी मार काट से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी, जो दूसरी ओर तैमूर के वंश से होने से, और दूसरी तरफ से तैमूर के वंश होने से वो गर्व भी अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान के पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने जो वंश के जो थे वो चित्र बनाकर भी प्रदर्शन किया
और प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र खिंचवाया और जो तैमूर और मुग़ल समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुग़ल और सैन्य अभियान। तो मुग़ल जो थे वो माता की ओर से तो चंगेज़ खान के वंशज बताते हैं और पिता की ओर से तुर्की या ईरान और उधर से आए हुए बताते हैं। मुग़ल जो थे वो खुद को इसमें चंगेज़ खान के ज़्यादा नज़दीक कहलवाना या उसके वंशज कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत से व्यक्तियों का मार काट की है और वो तैमूर के साथ अपने को जोड़ना गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए मुग़ल सैन्य अभियान पढ़ते हैं। मुग़लों का जो प्रथम शासक था बाबर, यहाँ पर सन दे रखा है कब से कब तक उसने शासन किया ने। जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी आयु जो थी वो केवल 13 साल की थी, 12 साल की थी। मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों के बाद भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। उस समय पानीपत का जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ये पहला मुग़ल सैन्य अभियान था जहाँ पर शासक ने 1526 में दिल्ली के शासक या सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। चित्र 1 में दिखाया मुग़लों के शासकों के जो सैन्य अभियान है उनको दिखाया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इस चित्र में देखेंगे कि अफ़गान मुग़ल जो सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे, मुग़लों और अहोम एवं मेवाड़ के संबंधों पर भी गौर कीजिए। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलाकुंड और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन का युद्ध का अंत हो गया? उत्तराधिकार की परंपराएं। उत्तराधिकार की परंपराएं मुग़ल जो ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, उनमें जिसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र ही पिता का राजा का उत्तराधिकारी होगा। इसके उल्टे मुग़ल सयाद कि मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार के सभी विभाजन को समस्त पुत्रों में विभाजन कर दिया जाता था। ठीक है, और मुग़ल राजकुमारों को विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। उनके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सबसे अच्छा था? ज्येष्ठ अधिकार या सयाद। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? उत्तराधिकार की जो परंपरा थी वो मुग़लों में पहले की अपेक्षा उल्टी थी। मतलब जहाँ पहले पिता के बाद उसके बड़े बेटे को राजा का अधिकारी माना जाता था, राजा के अधिकार माना जाता था, लेकिन मुग़लों ने तैमूर और वंशों की जो प्रथा है उसमें अपनाया। इसमें कहा गया था कि उत्तराधिकार का जो विभाजन है वो सभी पुत्रों में कर दिया जाए। ठीक है, मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे वो पढ़ते हैं। मुग़लों के अन्य शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता मतलब उनका शासन जो था वो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल और शक्तिशाली हो गए तो कई शासकों ने अपनी इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण था। अनेक मुग़ल घरानों में उनकी जो पुत्रियों के विवाह करके ऊंचे पद प्राप्त कर लिए, परंतु कुछों ने इसका विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों को सत्ता से मानने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा किया और उनकी
जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया और पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच के सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा के लिए बरकरार या रखना बहुत मुश्किल का दौर था। शिवाजी मुगल सत्ता को स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इसका परिणाम क्या हुआ, ये उनकी लड़ाइयों के बीच देखिए। आगे पढ़ते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे इनका साम्राज्य जो था वो विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू से आरंभ का जो दौर था वहाँ पर केवल सरदार जो थे वो तुर्की थे, लेकिन छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य को शामिल कर लिया, जो बाद में मनसबदार कहलाए। मनसबदार का जो अर्थ जो था वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए था जिसके लिए कोई सरकारी उनको पद मिला होता है या उनके मुगलों द्वारा चलाई गई कोई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके बाद उन्हें पद, वेतन या सैन्य उत्तराधिकारी उनको निर्धारित कर दिए जाते हैं। पद और वेतन का निर्धारण जो था वो इस बात पर निर्धारित था कि इनकी जात में इनकी संख्या जितनी अधिक होती है या कितनी है। दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती जिससे उसका वेतन भी और बढ़ जाता। मनसबदारों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाते, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए जाते हुए अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उनको सैनिकों के रूप में वेतन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन कर एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही अपने प्रशासन पर। उनके पास जागीरें केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जागीरें जो थी उनके लिए केवल कर इकट्ठा करने के लिए के तौर पर अधिकार था। यह कर उनके नौकर उनके लिए इकट्ठा करते थे, जबकि वो देश के दूसरे भागों में सेवा करते रहते थे। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का जो प्रयोग है वो बहुत सावधानी पूर्वक किया गया, ताकि राजस्व मनसबदार के रूप में वेतन के तकरीबन बराबर था। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते इनकी स्थिति में और बदलाव हो गया। अब जो प्राप्त राजस्व था वो मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण जागीरें मिलने से एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता और इन सभी जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी यह कोशिश करते कि वे कितना कर वसूल कर सकते हैं। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इस परिवर्तन पर अपना काबू नहीं रख पाया। इसके कारण उसको किसानों को अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता। अगले वीडियो में हम इस लेसन को और आगे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुग़ल प्रशासन कैसे भारत में अपना शासन करने में कामयाब रहा।